हेलो एवरीवन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ये 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और सीयूटी के एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान से समझ लीजिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मतलब कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, एक सोसाइटी के पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज से आप कितनी क्वांटिटीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं ऑफ वेरियस गुड्स। ओके, टू मेक अवर स्टडी इजी वी टेक ओनली टू गुड्स, अदरवाइज आप बंडल ऑफ गुड्स भी ले सकते हैं टू एक्सिस के ऊपर। ठीक है, एक्स एक्सिस पे एक बंडल ऑफ गुड्स को ले लिया, वाई एक्सिस पे दूसरे बंडल ऑफ गुड्स को ले लिया। ठीक है, लेकिन जस्ट टू मेक आवर स्टडी इजी वी आर टेकिंग ओनली टू गुड्स। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया गुड 2 को और एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने गुड 1 को। राइट, अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए अगर आपने सारे रिसोर्सेज को आपने गुड 2 के प्रोडक्शन पे एम्प्लॉय किया, ठीक है, इफ यू हैव एम्प्लॉयड ऑल योर रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड 2, तो आप सपोज इसकी OA क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी OA क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तो गुड 1 की 0 क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी। क्लियर है बात ये? ठीक है, तो उसकी 0 क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी। नाउ इफ यू वांट टू इंक्रीज द, इफ यू वांट सम प्रोडक्शन, सम यूनिट्स ऑफ गुड 1, तो आपको यहां से रिसोर्सेज को हटा करके यहां लगाना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिमूव द रिसोर्सेज फ्रॉम गुड 2 एंड दोज रिसोर्सेज हैव टू बी एम्प्लॉयड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड 1। राइट, तो जब आप यहां से रिसोर्सेज को हटाओगे तो यहां पे कुछ क्वांटिटी का प्रोडक्शन होगा और यहां पे कुछ क्वांटिटी सेक्रीफाइस होगी। सपोज इतनी क्वांटिटी का यहां पे सेक्रीफाइस हुआ। ओके, इसके बाद अगर मान लीजिए सपोज आप और क्वांटिटी यहां प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसकी सेकंड यूनिट भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आपको यहां से और रिसोर्सेज हटा करके इसके प्रोडक्शन पे लगाने पड़ेंगे। तो आप यहां पे अब इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। In the same manner, if you want to produce more of good 1, तो आपको और रिसोर्सेज यहां से हटा करके यहां लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपका यहां पे इतना सेक्रीफाइस होता है। ठीक है, इतना सेक्रीफाइस हुआ। और अगर मान लीजिए आप अपने सारे रिसोर्सेज को यहीं पे मूव कर देते हैं, सारे रिसोर्सेज को आपने यहां पे मूव कर देते हैं, ठीक है, तो इसकी 4 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और इसका प्रोडक्शन 0 हो जाएगा। मतलब OB क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपका जो PPC है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, लाइक दिस। ओके, तो दिस शेप इज कॉल्ड एज कॉनकेव शेप। कॉनकेव शेप ये क्यों बन रहा है, ध्यान से समझ लीजिए। कॉनकेव शेप इसलिए क्योंकि एज यू आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड 1, जैसे जैसे आप गुड 1 का प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, आप यहां से एवरी टाइम मोर क्वांटिटी ऑफ गुड 2 को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज बिकमिंग कॉनकेव शेप। ये वाली बात इसमें ध्यान रखने वाली है। ठीक है, एक बात ये समझ लीजिए, हमारे पास जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये तो कॉनकेव शेप ये वाला हुआ, एक कॉन्वेक्स शेप का भी हो सकता है और एक स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है। ठीक है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप एक, देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व सबसे पहले ये समझिए क्या शो करता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमेशा ये शो करेगा कि एक को बढ़ाने के लिए दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मतलब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। राइट, एक वेरिएबल इंक्रीज होगा दूसरा वेरिएबल कम होगा। ठीक है, एक इंक्रीज होगा दूसरा कम होगा, याद रहेगी बात ये। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे समझने वाली बात दूसरी बात ये कि जब आप एक को बढ़ा रहे हैं दूसरे को कम कर रहे हैं, तो दूसरा किस रेट से कम हो रहा है। अगर दूसरा इंक्रीजिंग रेट से कम होगा तो आपका जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है कॉनकेव शेप बनेगा। ठीक है, अगर जो जिसका आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, जिसको कम कर रहे हो, वो डिमिनिशिंग रेट से आप सेक्रीफाइस कर रहे हो तो वो कॉन्वेक्स शेप बनेगा। और अगर आप कांस्टेंट रेट से सेक्रीफाइस कर रहे हो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये अपोजिट रिलेशनशिप होता है कि अगर एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, लेकिन एक के बढ़ने से दूसरा कम किस रेट से हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी शेप इन तीनों में से कौन सी आएगी। ठीक है, तो आपके सिलेबस में अगर PPC आपसे पूछा जाता है तो जिस रेट से आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस रेट को जनरली हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी एक चीज को दूसरी चीज में चेंज करना। ठीक है, उसकी फॉर्म को चेंज करना, बदल देना। दैट इज व्हाई इस कर्व को हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। ये वाली बात इसमें याद रखने वाली है। ठीक है, तो इसको हम MRT बोलते हैं, जिस रेट से आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज MOC। दोनों में से किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं आप।
जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है किसी एक अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए जिस अपॉर्चुनिटी को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा, राइट? जो इमीडिएट अपॉर्चुनिटी सेक्रीफाइस करी, ध्यान रखिएगा, किसी एक अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए जो इमीडिएट अपॉर्चुनिटी आपने सेक्रीफाइस करी, जो उसके बाद वाली अपॉर्चुनिटीज है वो उसके जो ली हुई अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट का पार्ट नहीं होते। जो इमीडिएट अपॉर्चुनिटी होती है वो ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, 1 2 3 4, और आपको लगता है 4th ऑप्शन जो है वो बेस्ट है और 3rd ऑप्शन जो है वो जस्ट उसके, अगर आप 4th नहीं चूज करते तो 3rd को चूज करते, तो 4th को लेने के लिए जो 3rd का आपने सेक्रीफाइस किया, जो आपको 3rd में मिल सकता था, वो 4th को ली हुई अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट है। जो 1st एंड 2nd ऑप्शन है दे विल नॉट बी कंसीडर्ड, उनका कोई लेना देना नहीं है उससे। याद रहेगी बात ये? ओके। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको आपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कंफ्यूज नहीं करना, ये वाली बात याद रखना, ये अलग कंसेप्ट है, इसका इससे कोई लेना नहीं है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो यूज होता है वो इंटरफेरेंस कर्व में यूज होता है, वो इंटरफेरेंस कर्व वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इस वाले कंसेप्ट में इसका कोई लेना नहीं है, तो इसलिए इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है? क्योंकि आपके सीयूटी एग्जाम में तो और आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में 11th क्लास में भी ये जो ना कई बार स्टूडेंट्स इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि एमआरएस और एमआरटी इन दोनों में मतलब एक दूसरे की जगह पे यूज कर देते हैं उसको। तो ये समझने की जरूरत है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो इंटरफेरेंस कर्व के टॉपिक में हम स्टडी करते हैं और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे। अब यहाँ पे ये बात समझिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यहाँ पे लिखा है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब इट जस्ट शोज कि अगर आप अपने रिसोर्सेज को फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं तो क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं, क्या पोटेंशियल है, क्या आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट डज नॉट शो दैट यू आर प्रोड्यूसिंग those combinations. It shows these are the possibilities if you are using your resources fully and efficiently. Okay? अगर आप अपने रिसोर्सेज को फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं तो आप कितनी क्वांटिटीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें उसको शो करता है। ये वाली बात याद रखिएगा, ठीक है? अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट इनसाइड द पीपीसी है, ठीक है, इनसाइड द पीपीसी, सपोज ये ए बी थे पॉइंट हमारे, यहाँ पे सपोज सी पॉइंट है, तो आप जो है यहां पर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं क्योंकि आपका पोटेंशियल यहां तक जाने का है, आप यहां तक जा सकते हैं, राइट? लेकिन आप उससे पहले रुक गए। इट मींस आपने अपने रिसोर्सेज को फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया। पीपीसी जिस असम्पशन पे बनता है उसमें यही असम्पशंस होती हैं दो, एक तो हो गया हमारे पास कि हमारे रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं हम, और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, तो हम पीपीसी ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो ये पॉइंट हमारा जो है क्या शो कर रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पे जो एक बात समझने वाली है वो ये कि जो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है हमें पता कैसे लगता है, ठीक है? देखिए एक बात समझ लीजिए, जो पॉइंट अंदर है वो तो देख के तो पता लग ही रहा है, और वैसे भी अगर आप कहीं पे जानना चाहते हैं कि आप अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं या अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो आपको कैसे पता लगता है? वो हमें ऐसे पता लगता है कि अगर हम अपने किसी भी एक कमोडिटी की क्वांटिटी का प्रोडक्शन सेक्रीफाइस किए बिना हम दूसरे के प्रोडक्शन को बढ़ा पा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर हम किसी एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस किए बिना दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ा पा रहे हैं, इट मींस वी आर नॉट यूजिंग अवर रिसोर्सेज फुल्ली। अगर आप फुल्ली यूज कर रहे होते तो एक के सेक्रीफाइस के बिना दूसरे के प्रोडक्शन को आप नहीं बढ़ा सकते थे। क्लियर है बात की? ठीक है, अच्छा, इस रीजन को, पूरे रीजन को हम बोलते हैं फिजिबल रीजन, और ये जितने भी कॉम्बिनेशन इसके अंदर आते हैं और जो पीपीसी में लाई करते हैं उन्हें बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ये वर्ड भी इनके लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है? अब अगर मान लीजिए आपके रिसोर्सेज, ये जो एक बात और समझ लीजिए, जो बाहर वाला पोर्शन है सारा, ये नॉन फिजिबल रीजन है, मतलब आपकी कैपेसिटी से बाहर है, आउट ऑफ योर पोटेंशियल है, ठीक है? तो इसको हम इस पूरे रीजन को नॉन फिजिबल रीजन बोलेंगे जो पीपीसी के बाहर है, ठीक है? और यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशंस लाई करेंगे उन्हें बोलेंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। क्लियर है? अब यहाँ पे एक बात समझिए, अगर आपके रिसोर्सेज दोनों ही गुड्स के, अगर आपके रिसोर्सेज में इंक्रीज होता है, मतलब इफ देयर इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज मतलब हुआ कि अगर आप अपने रिसोर्सेज, जो आपके रिसोर्सेज बढ़ गए, तो अगर आप दोनों में से किसी के भी प्रोडक्शन को पे सारे रिसोर्सेज लगाते हैं, मान लीजिए आपका ये पीपीसी था पहले, अगर आप सारे रिसोर्सेज यहाँ लगाएंगे तो अब इसका भी प्रोडक्शन ज्यादा कर पाएंगे, और यहाँ लगाएंगे तो इसका भी प्रोडक्शन ज्यादा कर पाएंगे, ठीक है? तो आपका पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और ये दोनों ही गुड्स के केस में अगर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होता है तब भी ऐसा हो सकता है। मतलब पीपीसी के राइटवर्ड शिफ्ट होने के पीछे रीजन है या आइदर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड, इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स, तो भी पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है।
ठीक है, और अगर टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है या डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होता है तो आपका पीपीसी जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, लाइक दिस। ठीक है, 11th क्लास के स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखेंगे कि पीपीसी जब भी आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो इस बात का खास तौर से ख्याल रखना है कि पीपीसी जो है ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ये वाली बात याद रखने की जरूरत है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, पैरेलल नहीं बनता है, और ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लीजिए देयर इज टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इन केस ऑफ वन कमोडिटी, सपोज ये आपका पीपीसी है, अब अगर मान लीजिए गुड 1 के प्रोडक्शन के टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है, यहाँ पे हमने गुड 2 को शो किया, इंप्रूवमेंट होता है, तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि आपकी अब टेक्नोलॉजी पहले से बेटर है। इट मींस आप विद द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आप प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं। तो इट मींस आपका जो पीपीसी है वो ऐसे राइटवर्ड रोटेट हो जाएगा, उन्हीं रिसोर्सेज आप इसको ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। इन केस अगर मान लीजिए आपका जो है वो गुड 2 के प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है, जैसे ये गुड 1 और यहाँ पे गुड 2, अगर गुड 2 के प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है तो ये अपवर्ड रोटेट होगा। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। ओके, तो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यही पीपीसी के अंदर है, इसके अलावा आपके सिलेबस में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता कुछ भी, तो आपको इतना इसको ध्यान से समझना है। राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मैसेज मी, और आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। राइट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।